सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम एवरीवन। जीनियस फिजिक्स के नए वीडियो में आज हम आ चुके हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं किरचॉफ करंट लॉ। जी हां, जिसको प्यार से स्टूडेंट्स नोड एनालिसिस भी बोलते हैं, उसके बारे में बात होने वाली है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर, सर्किट को डिस्कस करने के लिए, सर्किट को सॉल्व करने के लिए अपन ने लास्ट लेक्चर में किरचॉफ वोल्टेज लॉ डिस्कस कर तो लिया था, जहां पर आपने बताया था कि कैसे एक लूप क्रिएट होता है और लूप को सॉल्व करके अपन उस लूप के अंदर फ्लो होने वाले करंट का अंदाजा लगा सकते हैं। फिर यहां पर हमें नोड एनालिसिस की जरूरत या नोड एनालिसिस की आवश्यकता पड़ ही क्यों रही है? सो द आंसर इज कि भैया, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि लूप लॉ वाले पूरे के पूरे लेक्चर के अंदर अपन ने जिन जिन सवालों के बारे में बातें की, वहां पर सवालों में या तो एक ही लूप था या मैक्सिमम दो लूप थे। बच्चों, अगर मानो आपके क्वेश्चन के अंदर 3 लूप आ जाए या सर्किट के अंदर 4 लूप आ जाए, 5 लूप आ जाए, तो बेटा हर लूप के अंदर कुछ अलग अलग करंट फ्लो होगा और हर अलग अलग करंट के लिए आपको एक अलग इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो जस्ट इमेजिन कि यहां पर अगर आपके पास में 5 लूप वाला सर्किट आ गया, तो क्या आप 5 इक्वेशन को सॉल्व करना चाहोगे? मेरे को नहीं लगता कि आप 5 इक्वेशन को सॉल्व करने के बिल्कुल भी मूड में होगे। और ऐसा सवाल मान लीजिए जेई पूछ भी लेती है, तो भी इतना टाइम हमारे पास नहीं रहेगा कि हम पूरे के पूरे पांचों के पांचों लूप्स में केवीएल लगाएं, उनको सॉल्व करें, फिर आंसर निकालें, फिर टिक करें, फिर आगे बढ़ें। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के सर्किट्स के लिए हमें थोड़ी फास्ट अप्रोच की आवश्यकता होती है, जो जल्दी से बिना किसी समस्या के हमें हमारा जवाब निकाल करके दे दे। राइट? तो इसी थॉट प्रोसेस के साथ में आज के लेक्चर में अपन डिस्कशन शुरू करने वाले हैं। डिस्कशन करने वाले हैं नोड एनालिसिस के बारे में, जिसको कि प्यार से करंट लॉ या जंक्शन लॉ भी कहा जाता है। तो बच्चों, आ जाओ, बिना समय व्यर्थ गवाए आज की बातचीत को अब अपन शुरू करते हैं। तो बच्चों, करंट लॉ और जंक्शन लॉ और नोड एनालिसिस, बारी डिस्कशन स्टार्ट होगा सबसे पहले एक डेफिनेशन के साथ में। तो डेफिनेशन यहां पर क्या बोलती है बेटा कि इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट्स मीटिंग एट एनी जंक्शन इन द सर्किट इज 0। यानी कि किसी भी सर्किट के अंदर आपके पास में एक नोड है, एक जंक्शन है, एक कॉमन पॉइंट है, जहां से सभी करंट आकर के मिल रहे हैं। हो सकता है कि कुछ करंट उस पॉइंट की तरफ आ रहे हैं और कुछ करंट उस पॉइंट से दूर जा रहे हैं। तो यह स्टेटमेंट कहता है कि उस पॉइंट पर जो नेट करंट होगा, टोटल होगा, वो 0 होगा। इसी डेफिनेशन को जरा दूसरे आसान शब्दों में देखते हैं। तो दूसरे टर्म्स में अगर इसको देखा जाए तो अपन इसको कैसे लिखेंगे? सम ऑफ करंट्स, क्या कहा जा रहा है यहां पर? सम ऑफ करंट्स एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ द करंट्स लीविंग द जंक्शन। यानी कि टोटली जितना करंट आपके जंक्शन की तरफ आ रहा होगा, उतना ही करंट आपके जंक्शन से दूर भी जा रहा होगा। राइट? और इसका मतलब क्या हुआ? टोटल करंट आपका हमेशा 0 बना रहेगा। और ये कौन से कंसेप्ट पर बेस्ड है? तो इट इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब आ जाओ, इसको थोड़ा सा फिगरेटिवली ऑब्जर्व करते हैं कि फिगर कैसा दिखेगा, फोटो कैसी दिखेगी इसकी। तो ये कुछ इस प्रकार की है। हमारे सामने एक सर्किट का एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल आ गया है, एक जनरलाइज्ड एग्जांपल है। राइट? जहां पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग डायरेक्शन से या तो आपके सर्किट की ओर करंट आ रहा है, जैसे कि I1, I3 और I4 आपके जंक्शन की तरफ बढ़ने वाला करंट। वहीं पर I2 और I5 ये दो ऐसे करंट हैं जो जंक्शन से दूर जा रहे हैं। और देखिए, जो बात अपन ने डेफिनेशन में लिखी थी, वही बात अपन यहां पर ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, दैट टोटल करंट रीचिंग द जंक्शन I1 plus I3 plus I4 will be equal to total current leaving the junction, that is I2 plus I5. अब देखो, ये तो हुई किताबी बातें, ये तो हुई डेफिनेशन वाली बातें। राइट? लेकिन अब आप कहोगे कि सर देखो, ये बातें तो हमने हर जगह पढ़ रखी है, लेकिन इससे कुछ ज्यादा फील आती नहीं है, इससे कुछ मजा आता नहीं है। कुछ ऐसी बात बताइए जो हम मतलब विजुअलाइज भी कर सके। You're absolutely right. अभी बताते हैं। तो बच्चों, क्या आप कभी भी अभी तक के अपने जीवन काल में किसी चौराहे पर गए हो? वेल, आप लोग सोचेंगे कि सर कैसी बातें कर रहे हो यार। जब भी किसी कहीं जाना होता है, किसी भी व्हीकल पर बैठे हैं, साइकिल पर बैठे हैं, स्कूटर पर बैठे हैं, कार में बैठे हैं, कहीं पर भी बैठे हुए हैं, व्हीकल चल रहा है, चलते चलते वो चौराहे पर तो आता ही है। तो मैंने कहा कि बस, अगर आपने वो चीज ऑब्जर्व कर रखी है तो अपना काम हो गया। केसीएल का कंसेप्ट आप एक झटके में समझ चुके हैं। अब आप कहेंगे कि सर कैसे? तो वो इस तरीके से, अगर आप ऑब्जर्व करें तो किसी भी चौराहे पर
क्या गाड़ी की पार्किंग की सुविधा होती है? मतलब ऐसा होता है कि चौराहे के बीच में आप आओ और गाड़ी को पार्क करके आप कहीं चले जाओ, ऐसा होता है क्या? तो जवाब है बिल्कुल नहीं, नॉट पॉसिबल, होता ही नहीं है। आपके चौराहे पर गाड़ी पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। तो चौराहे पर होता क्या है? वेल, चौराहे पर यह होता है कि कहीं किसी ना किसी डायरेक्शन से ट्रैफिक आता है, गाड़ियां आती हैं और वो सारी की सारी गाड़ियां अलग अलग डायरेक्शंस में मूव कर जाती हैं और ये हर तरफ से होता है। तो बस वही काम यहां पर भी तो हो रहा है। उस चौराहे पर अगर अपन ऑब्जर्व करें तो हर तरफ से व्हीकल्स या तो चौराहे की तरफ आ रहे हैं और कुछ व्हीकल्स चौराहे से दूर जा रहे हैं। क्या कोई भी व्हीकल चौराहे पर आकर के रुक रहा है? आंसर इज नो। इसी प्रकार से आपके सर्किट में कोई कॉर्नर है, कोई नोड है, वो क्या है? वहां पर सारे के सारे वायर्स आकर के मिल ही तो रहे हैं। यस, कंडक्टिंग वायर्स वहां आकर के मिल रहे हैं। तो क्या उस पॉइंट पर हम अपने चार्ज को स्टोर कर सकते हैं? आंसर इज बिल्कुल नहीं। वहां पर चार्ज आएगा और उसको जिस रास्ते से जाना है, लेफ्ट टर्न, राइट टर्न, स्ट्रेट, वो चार्ज चला जाएगा। करेक्ट बात है। तो बस इसी थॉट प्रोसेस के साथ में किरचॉफ करंट लॉ को या लूप लॉ को, करेक्शन, किरचॉफ करंट लॉ को या फिर अपने नोड एनालिसिस को डेवलप किया गया है। राइट, अब इसके बारे में बातचीत स्टार्ट करते हैं। अब पता है ये वाली वीडियो इंपॉर्टेंट क्यों है, इंटरेस्टिंग क्यों होने वाली है? क्योंकि अभी तक जो अपन ने बातें की, ये डिस्कशन तो आपको हर जगह मिल जाएगा, ठीक है। एनसीईआरटी के अंदर भी ये बातें हो रखी हैं, आप कोई सी भी फिजिक्स की किताब उठा करके देखेंगे, वहां पर भी ये बातें हो रखी हैं। Okay. लेकिन अब इस प्रकार के सवालों को जब हम सॉल्व करने जाते हैं तो वहां पर जो बहुत लंबा चौड़ा टाइम लगता है, उसको सिंपल तरीके से सवाल को सॉल्व करने में, 1-2 मिनट के अंदर किसी भी गंदे से गंदे सर्किट का आंसर निकालने में, जो केसीएल का ट्रिक वाला तरीका है, शॉर्टकट तरीका है, वो आज की वीडियो में अपन देखने वाले, डिस्कस करने वाले। तो बच्चों आ जाओ। अब देखिए हमारे सामने आ गया सवाल। वाह वाह वाह। तो सवाल हमसे क्या कह रहा है? सवाल हमसे कह रहा है कि भैया फाइंड द करंट थ्रू द 10 ओम रजिस्टर शोन इन फिगर। सवाल बोल रहा है कि आपके 10 ओम रजिस्टर से कितना करंट गुजरेगा, इस बात की जानकारी दीजिए। अब यहां पर जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि सर्किट के अंदर है 2 लूप, यानी कि इस सवाल को हम लूप लॉ की सहायता से भी सॉल्व कर सकते हैं। राइट, और जितने भी स्टूडेंट्स ने लूप लॉ का वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक जो है वो मैं इधर या इधर कहीं ना कहीं आई बटन पर दे दूंगा। अब इधर आओ। यहां पर लेकिन हमारा मोटिव है कि हम इसको थोड़ा सा अलग तरीके से विजुअलाइज करना चाहते हैं, सॉल्व करना चाहते हैं। राइट, तो अगर हम इसको अपने नोड एनालिसिस की सहायता से सॉल्व करना चाहें तो क्या तरीका है, क्या अप्रोच है, आ जाओ उस पर बातें करते हैं। तो यहां पर नोड एनालिसिस का बच्चों असल में एक प्रोसीजर है, एक अप्रोच है जिसको अपने को फॉलो करना होता है। सिंपल 3-4 स्टेप है, आप वो 3-4 स्टेप को बस ध्यान में रखेंगे, आपका सवाल बहुत इजीली कब आया, कब चला जाएगा और कब आपने आंसर निकाल दिया आपको पता भी नहीं चलेगा। बातचीत शुरू करते हैं। सो प्रोसीजर ऑफ नोड एनालिसिस। अब नोड एनालिसिस की इन बातों में पॉइंट बाय पॉइंट बात में चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हमारे सामने आया वो क्या है कि सेलेक्ट अ पॉइंट ऑन द सर्किट। अब देखिए यहां से लेक्चर थोड़ा सा डेप्थ में उतर रहा है, डिटेल में बातें होंगी, तो ध्यान रखिएगा और अपनी इंटेलिजेंस वाली टोपी पहन करके रखिएगा, उसको हटने मत देना। ऑलराइट, सो सेलेक्ट अ पॉइंट ऑन द सर्किट फ्रॉम वेयर यू कैन कवर मैक्सिमम पार्ट ऑफ सर्किट एंड गिव इट अ पोटेंशियल ऑफ 0 वोल्ट। पॉइंट क्या कह रहा है कि आप अपने सर्किट में से, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, राइट, अनंत पॉइंट है आपके सर्किट में, बट उस ऐसे पॉइंट को उठाइए, जितने भी पॉइंट्स अवेलेबल उनमें से आप एक ऐसे पॉइंट का चयन करिए, ऐसे पॉइंट को सेलेक्ट करिए जहां से आप घूमते घूमते मैक्सिमम सर्किट को कवर कर सके, जहां से घूमते घूमते आप मैक्सिमम सर्किट को कवर कर सके। राइट, तो यहां पर बच्चों मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि यार अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट को 0 वोल्ट बोल देता हूं तो यहां से चलते चलते मैं बैटरी को क्रॉस कर जाऊंगा तो मैं आगे पहुंच जाऊंगा 3 ओम रजिस्टर के सामने। इसी प्रकार से अगर मैंने 3 वोल्ट की बैटरी को क्रॉस कर दिया तो यहां पर मैं 10 ओम रजिस्टर के सामने पहुंच जाऊंगा। तो मुझे लग रहा है कि यहां पर इसको 0 बोलने में बहुत फायदा है मेरे सामने। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, क्या मैं सिर्फ इसी को 0 बोल सकता हूं? आंसर है बिल्कुल नहीं। अगर मैं चाहूं तो इसको हटा दो, इसके बजाय मैं किसी दूसरे पॉइंट पर 0 बोल देता हूं। अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो बेटा यहां पर भी मैं 0 बोल सकता हूं और वापस से मैंने बैटरी को क्रॉस करके इस पॉइंट पे आ गया, 3 वोल्ट की बैटरी को क्रॉस करके 10 ओम के सामने आ गया। कुल मिलाकर के ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको एक स्पेसिफिक पॉइंट को ही 0 बोलना है। राइट, मतलब एक फिक्स्ड पॉइंट है सर्किट में जिसको आपको पहले बहुत समय लगा के ढूंढना पड़ेगा, फिर उसको 0 वोल्ट बोलना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बात यह है कि आप उस पॉइंट पे वोल्टेज को 0 बोले
जहां पर या जहां से आप आगे बढ़े तो सर्किट के मैक्सिमम हिस्से को कवर कर सके, राइट। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात कि ये 0 वोल्ट बोलने वाली सुविधा आप सिर्फ तभी प्रयोग कर सकते हैं जब सर्किट के अंदर किसी भी प्रकार की अर्थिंग नहीं हो रखी है। अगर सर्किट के किसी पॉइंट पर ऑलरेडी अर्थिंग हो गई है तो बेटा आप फिर किसी भी पॉइंट को 0 बोल नहीं पाओगे, क्योंकि एक पॉइंट पर तो ऑलरेडी 0 बोला जा चुका है, तो आपको वहां से ही सर्किट में आगे बढ़ना पड़ेगा। बट 98 to 99% जो अपने सर्किट के सवाल आते हैं उसमें अर्थिंग नहीं होती है। अपन अपनी इच्छा से एक पॉइंट को 0 बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऑलराइट, चलिए, तो यहां पर जैसा कि अपन ने बात की थी, अपन एक पॉइंट को 0 बोल देंगे तो ये आ गया मेरा 0 वोल्टेज वाला पॉइंट। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारे सामने क्या है? अगला पॉइंट बोलता है असाइन द पोटेंशियल ऑफ ऑल अदर पॉइंट और नोड्स विद रेस्पेक्ट टू द रेफरेंस नोड। यहां पर बच्चों रेफरेंस नोड का मतलब है कि जिस पॉइंट को आपने 0 वोल्ट माना है वो अब आपके लिए हो गया रेफरेंस नोड, और बाकी जितने भी पॉइंट्स को आप एक्सेस कर सकते हो उन पॉइंट्स का पोटेंशियल उस 0 वोल्ट के रेस्पेक्ट में ही लिखा जाएगा। चलो वो भी लिख देते हैं, आ जाओ। तो यहां पर 0 वोल्ट बच्चों मैंने पहले से लिख रखा है। अब देखिए, जैसे ही मैं मेरी इस बैटरी को क्रॉस करूंगा तो क्या मैं पॉजिटिव टर्मिनल यानी कि हाई वोल्टेज वाले पार्ट से निकला हूं? बिल्कुल सही बात है। तो मेरा 10 ओम के बगल में जो वोल्टेज है वो कितना हो जाएगा? 3 वोल्ट हो गया। बिल्कुल है, 3 वोल्ट हो गया। सिमिलरली अगर अपन 0 वोल्ट से नीचे चले 4.5 वोल्ट की बैटरी को क्रॉस करने की कोशिश करें तो क्या हम वापस से पॉजिटिव वाले टर्मिनल से बाहर आ रहे हैं, यानी हाई वोल्टेज से बाहर आ रहे हैं? यस, यानी हमारा पोटेंशियल बढ़ जाएगा और 3 ओम के बगल में जो पोटेंशियल मिलेगा दैट विल बी 4.5 वोल्ट्स। अच्छा, इसके अलावा मैं मेरे सर्किट में और कहीं जा सकता हूं क्या? आंसर है नहीं। अगर मुझे और किसी पॉइंट तक पहुंचना है तो कहीं ना कहीं मुझे रेजिस्टर को क्रॉस करना पड़ेगा, रेजिस्टर को कवर करना पड़ेगा। और हम बात कर रहे हैं कि आपको सर्किट के ज्यादा से ज्यादा पोर्शन को कवर करना है, बस रेजिस्टर को आप डायरेक्टली क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि आपने रेजिस्टर को क्रॉस किया तो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा। कितना ड्रॉप आएगा वो तो अपन अभी जानते ही नहीं है, राइट। इसलिए अपन रेजिस्टर को क्रॉस नहीं करेंगे। और यही कंसेप्ट कैपेसिटर्स वाले केस में, कैपेसिटिव सर्किट्स में भी बड़े आराम से एप्लीकेबल होगा। तो आ जाओ, ये सब काम अपन ने कर दिया। पॉइंट नंबर 3 क्या है? गिव सम अननोन वैल्यू टू द नोड्स विच कैन नॉट बी डायरेक्टली एक्सेस्ड विदाउट क्रॉसिंग अ रेजिस्टर और कैपेसिटर। तो कुल मिलाकर के क्या कहा जा रहा है कि ऐसे नोड्स या ऐसे कॉर्नर्स जहां पर आप कैपेसिटर या रेजिस्टर को क्रॉस किए बिना पहुंच ही नहीं सकते, उन सारे के सारे नोड्स को, उन सारे के सारे पॉइंट को कुछ ना कुछ पोटेंशियल की वैल्यू दे दो। फॉर एग्जांपल एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड का मतलब क्या है कि यार उनके वैल्यूज क्या क्या है उसके बारे में हमें नहीं पता, अपन सॉल्व करके आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक है जी, करेंगे ये काम। आओ, तो यहां पर अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें बच्चों, तो जो बीचों बीच का ये नोड है, यार यहां तक मैं पहुंच ही नहीं पा रहा हूं। अगर मुझे यहां तक पहुंचना है तो मुझे या तो 3 ओम के रेजिस्टर को क्रॉस करना पड़ेगा, या फिर 6 ओम के रेजिस्टर को क्रॉस करना पड़ेगा, या फिर 10 ओम के रेजिस्टर को क्रॉस करना पड़ जाएगा। तो अब मैं क्या करूंगा, यहां पर इस पॉइंट पर मैं कुछ ना कुछ वेरिएबल लगा दूंगा, जैसा कि बात यहां पर कही है, मैंने कही है। तो यहां पर अपन वेरिएबल लगा देते हैं अपना x। तो इस पॉइंट के पोटेंशियल को हमने कितना बोल दिया बच्चों? x बोल दिया है, राइट। इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो गया? x। याद रखिएगा सवाल क्या है? सवाल है 10 ओम का जो रेजिस्टर है हमारा, ये वाला, इसके अक्रॉस हमें करंट आइडेंटिफाई करना है। तो बच्चों अगर मुझे करंट आइडेंटिफाई करना है, सोच के देखो, 10 ओम के रेजिस्टर के अक्रॉस एक पॉइंट पर तो पोटेंशियल में निकाल चुका हूं, दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल यानी x अगर मैंने निकाल दिया तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा? और अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस को 10 से डिवाइड कर दूंगा तो हमारा करंट आ जाएगा। यस, आ जाओ, अब करते हैं इसको सॉल्व। देखिए, सवाल सॉल्व करते करते ही अपन सर्किट को भी सॉल्व कर देंगे और साथ ही साथ इस कंसेप्ट को भी समझ लेंगे। यही तो इंटरेस्टिंग बात है। ओके, अब अगला पॉइंट क्या बोल रहा है? पॉइंट नंबर 4, सॉल्व द सर्किट टू फाइंड वैल्यू ऑफ दैट अननोन पोटेंशियल। तो अपनी अननोन पोटेंशियल कौन सी थी? x वोल्ट्स। अच्छा, अब यहां पर देखो स्टार लगा करके एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने सामने आ रहा है, जरा देखें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट कहना क्या चाह रहा है। ये कह रहा है दैट व्हाइल सॉल्विंग फॉर अननोन पोटेंशियल ऑलवेज कंसिडर इट टू बी मैक्सिमम। मतलब जब आप अपने अननोन पोटेंशियल वाले पॉइंट को सॉल्व कर रहे हैं, अपने नोड एनालिसिस की इक्वेशन लिख रहे हैं, आपको हमेशा क्या कंसिडर करना है? उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो भी वोल्टेज है उसको हमेशा सबसे बड़ा मानना है, सबसे ज्यादा मानना है, मैक्सिमम मानना है। ठीक है जी, सबसे ज्यादा मानना है।
अब आप सोच रहे होंगे कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, सबसे ज्यादा पोटेंशियल अपने को तो सर बैटरी के बगल में मिलता है ना, क्योंकि बैटरी के बगल से अगर आप निकलोगे तो ईएमएफ का बूस्ट मिलेगा आपको, तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल तो वहां होना चाहिए। मैं कहता हूं तुम्हारी बात एकदम सही है, लेकिन यहां पर अगर हम उस पर्टिकुलर पॉइंट पे अपने बैठे हुए अननोन वोल्टेज को सबसे ज्यादा मानेंगे तो हमारी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा सिंपल हो जाएगी, इस पूरे के पूरे अप्रोच को अप्लाई करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। ऑलराइट, और यहां पर आप टेंशन बिल्कुल भी ना ले, क्योंकि मैथमेटिक्स अपना ख्याल खुद रखेगी, फिजिक्स अपने तरीके से आगे बढ़ती रहेगी। आ जाओ। तो बच्चों अब अपन ने सारी बेसिक बेसिक बातें कर ली है, अब समय आ गया है उस सवाल के अंदर वापस से आने का और इस सवाल को पूरा का पूरा खोल डालने का। तो यहां पर एक पॉइंट पर अपन ने बोला 0 वोल्ट, 4.5 वोल्ट की बैटरी को क्रॉस करके गए अपन, तो एक पॉइंट पर आया प्लस 4.5, फिर मैंने 3 वोल्ट की बैटरी को क्रॉस किया तो दूसरे पॉइंट पर मेरा पोटेंशियल रहा प्लस का 3 वोल्ट। यस, और जिस पॉइंट को मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा हूं उस पॉइंट पर हमने पोटेंशियल लिखा x। यस, अब काम शुरू होगा, अब पूरे के पूरे सॉल्यूशन की लास्ट स्टेप आने वाली है। तो अपन लिखेंगे यूजिंग नोड एनालिसिस। तो बच्चों अपन ने किरचॉफ करंट लॉ में सबसे बेसिक क्या पढ़ा है, किरचॉफ करंट लॉ के सबसे बेसिक एस्पेक्ट में, सब डेफिनेशन वाले पार्ट में अपन ने यही पढ़ा है कि आपका जो भी नोड है उस पर जितना भी करंट आ रहा है टोटल और जितना करंट जा रहा है टोटल, ये ओवरऑल वैल्यू इसका सम टोटल आपका 0 होना चाहिए। टोटल इनकमिंग करंट विल बी इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट, और उसी थॉट प्रोसेस को अपन यहां पर लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, अपन क्या करने वाले हैं कि इस पर्टिकुलर नोड से अपन को हर डायरेक्शन में फ्लो होने वाले करंट को लिखना है और सारे के सारे इंडिविजुअल करंट्स को ऐड करके 0 के बराबर कर देना है। तो देखिए अब इसको सॉल्व करना अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन लिखेंगे ये 10 ओम वाले रजिस्टर से जो करंट गुजरा तो वो करंट लिखा जाएगा x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 10, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, करंट हो गया। आगे इसी प्रकार से 3 ओम वाले रजिस्टर से जो अपना करंट गुजरेगा, सो दैट इज x माइनस 4.5 डिवाइडेड बाय 3। यस, आगे इसी तरीके से जब हम 6 ओम के रजिस्टर को क्रॉस करने लगेंगे तो हम लिखेंगे x माइनस 0 पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय 6 ओम, ओवरऑल इक्वल टू 0। यस, और अब जैसे ही इस इक्वेशन को अपन सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, हमारा आंसर हमारे सामने आ जाएगा। चलिए तो अब इस इक्वेशन को अगले पेज पर ले चलते हैं और वहां पर इसको पूरा बड़े आराम से सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि जैसे ही x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी अपना आंसर आ जाएगा। कर देते हैं इसको सॉल्व। तो ये कितना बनेगा, x माइनस 3 अपॉन 10, ये 3 और 6 इनको एक साथ ले आते हैं तो प्लस 2x माइनस 9 अपॉन 6 प्लस x अपॉन 6 इक्वल टू 0। ओवरऑल x माइनस 3 अपॉन 10 प्लस 3x माइनस 9 अपॉन 6 इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं फटाफट से, तो ये बनेगा 6x माइनस 18 प्लस 30x माइनस 90 इक्वल टू 0, यानी कि 36x इज इक्वल टू 90 प्लस 18 दैट इज 108। करेक्ट बात है यहां तक। सो x की वैल्यू कितनी आई, 108 डिवाइडेड बाय 36। यस, तो 12 के फैक्टर से अपन इनको सॉल्व कर सकते हैं 3 और ये 9। फर्दर x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों हमारे पास में 3 वोल्ट। तो अगर इसको ध्यान से ऑब्जर्व किया जाए तो x पर हमारी अननोन वोल्टेज की जो वैल्यू है वो कितनी आई है, 3 वोल्ट के बराबर। कितनी आ गई बेटा x की वैल्यू, 3 वोल्ट, x इक्वल टू 3 वोल्ट। तो देखो बच्चों अपन ने ना जो एक अजम्पशन लिया था कि x की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, सबसे बड़ी होगी, क्या आंसर वैसा आया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। x की वैल्यू 3 आई है, इससे बड़ा पोटेंशियल हमारे पास में है ऑलरेडी 4.5। तो क्या यहां पर इसका मतलब यह है कि अपन ने कुछ गलती कर दी? बिल्कुल नहीं। जैसा कि मैंने कहा था कि आप भले ही x को सबसे बड़ा मान लो, वो आपकी कैलकुलेशन को आसान करने में हेल्प करेगा, आपका आंसर हमेशा सही आएगा। एंड एट द बैक ऑफ द माइंड हम भी इस बात को जानते हैं कि भैया जो अननोन पॉइंट का पोटेंशियल है जरूरी नहीं है कि वो मैक्सिमम हो ही हो। इट इज जस्ट अ ट्रिक टू सिंप्लीफाई द ओवरऑल अप्रोच, टू सिंप्लीफाई द सोल्यूशन। अब x की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 3 वोल्ट और अपन देख सकते हैं कि 10 ओम का जो रजिस्टर है बेटा उसके अक्रॉस दोनों ही तरफ पोटेंशियल सेम है। इसका मतलब आपके 10 ओम के रजिस्टर से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। तो अपन लिख सकते हैं I या करंट पासिंग थ्रू 10 ओम रजिस्टर विल बी इक्वल टू 0। और इस तरीके से अपन
नोड एनालिसिस के अप्रोच को अलग अलग सर्किट्स में यूटिलाइज कर सकता है, खासकर ऐसे सर्किट्स में जहां पर आपको लग रहा हो कि ज्यादा लूप्स बनेंगे, 2 से ज्यादा लूप्स बनेंगे, वहां पर यह अप्रोच बहुत ज्यादा काम आती है। तो इस अप्रोच को यूटिलाइज करके किरचॉफ लॉ के और भी सवाल अब आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये वीडियो कैसी लगी इसमें अपने व्यूज जरूर बताइएगा, राइट? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। आज की बातचीत यहीं तक, बाकी बातचीत होगी अब अगली क्लास में। सो बाय एवरीवन, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो।